Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का आपका एंड सेमेस्टर का आया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए में था आपका 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका पहला क्वेश्चन है आपका द मीडियन ऑफ 80, 100, 90, 170, 60, 50, 40 इज। ऑप्शंस है 13, 14, 13.5 और नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन तो बिना सॉल्व किए मार्क करने वाला क्वेश्चन था, बिना सॉल्व किए, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आपका वैल्यूज दिया हुआ है, मीडियन का जो भी वैल्यू होता है समवट इसी का मिडिल वैल्यू होता है, इसी का मिडिल वैल्यू होता है। बट क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस आपको 40 से लेकर के 170 के बीच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला नहीं भी यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्यों? मान लेते हैं हम, चलिए फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 80, 100, 90, 170, 60, 50, 40। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, यानी कि n है मेरा ऑड, जो क्या है मेरा 7। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? n प्लस 1 बाई 2th आइटम या ऑब्जर्वेशन, यानी 7 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 बाई 2, यानी 4th आइटम। उससे पहले तो अपने को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, यानी ये हो जाता आपका 40, 50, 60, 80, 90, 100 और 170। तो फोर्थ आइटम क्या होगा? 1 2 3 4 80। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीडियन होता है 80, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन है आपका द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ऑप्शंस दिया है हैज नो लिमिट, इज लेस देन 1, इज मोर देन -1, नन ऑफ दीज। क्या होगा? तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका -1 से लेकर के +1। यानी पहला ऑप्शन जो दिया है हैज नो लिमिट तो एकदम गलत है। इज लेस देन 1 तो हाँ इज लेस देन 1। इज मोर देन -1 तो हाँ इज मोर देन -1, लेकिन -1 और 1 भी हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी आपका होगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तीसरा है आपका if the value of a set are measured in meter, the unit of variance will be। अगर मेरा किसी भी सेट का वैल्यू मीटर में है, तो उसका वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज। ऑप्शन है 0, 1, 1/2 एंड इंफिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 1। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट होता है 0 और श्योर इवेंट होता है 1। और लास्ट क्वेश्चन था आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस आर वेदर एंड सोशल कस्टम्स, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिप्रेशन इन बिजनेस और नन ऑफ दीज। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वेदर एंड सोशल कस्टम्स। उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यू में 5 में 5 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद सेक्शन ए का आपका क्वेश्चन नंबर 2 था डिस्कस दी नॉन मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। तो याद करिए हम लोग किए थे अपने कोरिलेशन वाले चैप्टर में कि मेथड्स क्या क्या था कोरिलेशन मेजर करने का। 2 टाइप ऑफ मेथड था आपका। पहला था आपका नॉन मैथमेटिकल और दूसरा था आपका मैथमेटिकल मेथड। यही था। नॉन मैथमेटिकल में 2 टाइप होता था आपका। क्या क्या आपका होता था? एक तो होता था आपका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा था आपका स्कैटर और डॉट डायग्राम मेथड, जिसको हम डोटोग्राम भी बोलते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे अच्छे से लिखा होगा कि ग्राफिकल मेथड में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं और स्कैटर और डॉट डायग्राम मेथड में हम
कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सेवेंथ डिसाइल एंड 60 परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है आपका 12, 15, 17, 20, 22, 13, 9, 27, 35, 30, 43, 51, 57, 64, 53। क्या क्या निकालने को कहा है? Q1, Q3, D7 और P60। तो सबसे पहले क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल निकालने के लिए हमको सबसे पहले गिवन सेट ऑफ डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग इसको अरेंज कर लिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 30, 35, 43, 51, 53, 57 एंड 64। चलिए निकालते हैं सबसे पहले Q1। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज में? ये होता है आपका साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम, यही होगा, विच इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 4। n कितना है आपका? कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15, यानी n है आपका 15। ये हो गया आपका साइज ऑफ 15 प्लस 1 यानी 16 बाई 4 फोर्थ आइटम। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16 बाई 4 इज 4। तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम कितना है मेरा? 1 2 3 एंड 4 यानी 15। Q1 हो गया मेरा 15। Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 बाई 4th आइटम, विच इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इंटू, ये कितना है? 15 प्लस 1 बाई 4th आइटम, यानी 16 बाई 4 अगेन 4 इंटू 3 12, यानी ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ 12th आइटम, विच इज इक्वल्स टू 12th आइटम क्या है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 51 51, यानी Q1 है मेरा 15 और Q3 है मेरा 51। आगे क्या निकालना है हमको? D7। तो D7 निकालना है हमको। डिसाइल हमारे सेट ऑफ डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10 पार्ट में, यानी ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 10 आइटम। लेकिन हमको कौन सा नंबर ऑफ डिसाइल निकालना है? 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू n प्लस 1 बाई 10 आइटम। ये हो गया 7 इंटू n कितना है? 15 प्लस 1 बाई 10 आइटम, यानी 7 इंटू 16 बाई 10 यानी 1.6 आइटम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 642 कैरी 4 यानी 11.2 आइटम। ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम? होल नंबर को सबसे पहले अलग करेंगे, यानी 11th आइटम प्लस 0.2 इंटू, अब बताइए 11.2 किन दोनों के बीच में है? 11 और 12, यानी 12th आइटम माइनस 11 आइटम, विच इज इक्वल्स टू 11th आइटम कितना है हमारा? ये है 12, तो ये है 43, यानी 43 प्लस 0.2 इंटू 12th आइटम कितना है हमारा? 51, 51 माइनस 43 विच इज इक्वल्स टू 43 प्लस 0.2 इंटू 8 यानी 43 प्लस 1.6 विच इज इक्वल्स टू 44.6, यानी D7 है मेरा 44.6। और क्या निकालने को कहा है हमें? फाइंड दी 60 परसेंटाइल यानी P60। परसेंटाइल हमारे सेट ऑफ डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 100, यानी ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 बाई 100 आइटम, और हमको कौन सा नंबर निकालना है? 60। तो ये हो जाएगा 60 इंटू n प्लस 1 बाई 100 आइटम। ठीक है, ये लिखा है आपका 60 इंटू 15 प्लस 1 इज 16, 16 बाई 100 आइटम,
इसको डिवाइड कर लिए, ये हो गया आपका 16 6 is 96 divided by 10 item which is equals to 9.6 item. सेम जैसा हमने डिसाइड में किया था, यानी 9th आइटम प्लस 0.6 इंटू 9.6 किन दोनों के बीच में है, 10 माइनस 9th आइटम which is equals to 9th आइटम क्या है हमारा, 9th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 है हमारा 9th आइटम प्लस 0.6 इंटू 10th आइटम, 30 के जस्ट बाद वाला क्या है 35, ये 35 माइनस 30 which is equals to 30 plus 0.6 into 5, 6 5 का 30, यानी कि 30 plus 3 is equals to 33, यानी कि Q1, Q3, D7 और P60 का वैल्यूज क्या क्या आया, Q1 आया हमारा 15, Q3 आया 51, D7 आया 44.6 और P60 आया 33। यह है मेरा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सेक्शन ए के बाद है आपका सेक्शन बी, जिसका है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ शिरीष कंपनी एंड शिवांश कंपनी गिवन बिलो स्टेट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू, विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। याद करेंगे जब हम लोग किए थे ये वाला क्लास, तो हम लोग पढ़े थे कि स्टेबिलिटी के लिए हमको क्या निकालना होता है, हम लोग निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। In order to measure or compare the stability, हम निकालते हैं coefficient of variation। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका शिरीष कंपनी, साथ ही साथ है आपका शिवांश कंपनी। ठीक है, शिरीष कंपनी का दिया हुआ वैल्यूज, यानी ये हम ले लेते हैं x और ये ले लेते हैं हम y। x में दिया है आपका 7, 12, 19, 10 एंड 2, और y के लिए दिया हुआ है आपका 6, 9, 12, 14 और 18। हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपका इंडिविजुअल सीरीज है, अलग अलग 5 ही वैल्यूज दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करके निकालते हैं आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है बाय डायरेक्ट मेथड, आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, यही होता है। चलिए, तो डी स्क्वायर बाई एन, तो हमको सबसे पहले इसके लिए निकालना होगा, डिविएशंस चाहिए, तो डिविएशंस के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे मीन। मीन निकालेंगे दोनों का, तो एक एक करके हम निकालते हैं सबसे पहले मीन। ये है मेरा x, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा x और यहाँ निकालेंगे हम सिग्मा y। सिग्मा x सभी को ऐड ऑन करेंगे, तो इधर वाले फिगर्स को सभी को हम ऐड करेंगे, तो 7 + 12 + 19 + 10 + 2 होगा आपका 50, और 6 + 9 + 12 + 14 + 18 होगा आपका 59। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, मीन। तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाई n। 50 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 50 बाई 5 10। सिमिलरली हम निकालेंगे y बार, तो यहाँ y बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 59 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल्स टू 11.8, यही आएगा। चलिए, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, डिविएशंस। डिविएशंस निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे अब d, जो होगा मेरा x माइनस एक्स बार, यानी 7 माइनस 10 माइनस 3, 12 माइनस 10 2, 19 माइनस 10 9, 10 माइनस 10 0, 2 माइनस 10 8 माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे भी हम डिविएशंस निकाल लेते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ हम निकालेंगे dy, ये है मेरा dx, ये है मेरा dy, जो होगा मेरा y माइनस y बार, यानी 6 माइनस 11.8। 6 माइनस 11.8 करेंगे तो कितना होगा, माइनस 5.8। क्योंकि यहाँ पे मेरा मीन आपका आ गया है डेसिमल में, तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बस एक 4 ही वैल्यूज दिया हुआ है, इसलिए हम इसको
डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। आपके ऊपर है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का 4 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। फिर यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 11.8 इज -2.8, 12 माइनस 11.8 इज 0.2, 14 माइनस 11.8 इज 2.2, 18 माइनस 11.8 इज 6.2। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बाई एन। और यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एन। चलिए तो यहाँ हम निकालते हैं डी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 9 4 81 0 64। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 33.64। यहाँ हम निकाल रहे हैं डी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका 7.84, ये हो जाएगा आपका 0.04, ये होगा आपका 4.84, ये हो जाएगा आपका 38.4। ठीक, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, यानी सभी को सम टोटल करेंगे हम। सम टोटल किए तो ये हो गया आपका 158, इधर सभी को सम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 84.8। फॉर्मूला हम पुट करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर यानी रूट अंडर डी स्क्वायर यानी कि 158 डिवाइडेड बाई एन, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल्स टू 5। इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट 15, 158 बाई 5 तो ये हो जाएगा 31.6। सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आएगा 5.62। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 84.8 डिवाइडेड बाई 5 which is equals to root under 16.96 which is equals to, जब रूट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.12। ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे हम। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, श्रीज कंपनी, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 विच इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 5.62 बाय मीन, मीन कितना आया था 10 इनटू 100, यानी 5.62 बाय 10 इनटू 100 इज इक्वल्स टू 56.2%। ठीक है, सिमिलरली हम निकाले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, वाई कौन हमें लिए, शिवांश कंपनी, वाई हमें लिए शिवांश कंपनी, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मीन ऑफ वाई इनटू 100। मीन कितना था हमारा 11.8, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना है आपका 4.12 बाई 11.8 इनटू 100। सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 34.92%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि स्टेट विच इज मोर स्टेबल, या विच इज मोर स्टेबल। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जितना ज़्यादा हायर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उतना लेस कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज़्यादा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उतना कम स्टेबिलिटी। तो यहाँ कम किसका आया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, किसका आया है, वाई का, वाई बोले तो शिवांश का, शिवांश का आया है, यानी the price of shares of Shivan's company is more stable। हम लिखेंगे since coefficient of variation of Shivan's company is less, therefore prices of Shivan's company is more stable। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 2 टेस्ट्स गिवन 2 कैंडिडेट्स फॉर अ क्लर्कियल जॉब। 2 टेस्ट का आपको मार्क्स दिया हुआ है और कहा है निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो आइए इसका पहले हम लोग रैंक लिख लेते हैं, सॉरी मार्क्स लिख लेते हैं। यानी मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स 1 है एक, और ये एक मार्क्स 2 है। ये है आपका 92, 89, 87, 86,
83, 77, 71, 63, 53, 50। नहीं है। इधर है आपका मार्क्स 2, 86, 83, 91, 77, 68, 85, 52, 82, 37 एंड 57। ठीक है, चलिए। क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्क्स दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स दिया हुआ है, सबसे पहला मेरा काम क्या है, रैंक असाइन करना। तो हम असाइन करेंगे R1 और R2, R1 और R2। तो R1 R2 असाइन करते हैं हम। R1 R2 असाइन करने के लिए हम यहाँ पे असाइन करते हैं हाईएस्ट वाले को, जो है वो रैंक 1। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हाईएस्ट क्या है मेरा 92, ये हो गया मेरा रैंक 1। उसके बाद 92 के बाद जस्ट छोटा कौन है 89, ये है मेरा रैंक 2। उसके बाद यहाँ पे है आपका 87, तो इसको हम दे दें 3, 86 को 4, 83, ये क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया हुआ है। ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड वाले मार्क्स को भी असाइन कर देते हैं रैंक। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 91, ये हो गया मेरे रैंक 1। 91 के बाद जस्ट छोटा कौन सा है मेरा 86 है, 86 है, तो इसको हो गया रैंक 2। 86 के बाद है मेरा 85, रैंक 3। उसके बाद है मेरा 83, ये हो गया मेरा रैंक 4। उसके बाद मेरा 82, ये हो गया रैंक 5। उसके बाद 77 है, ये हो गया मेरा रैंक 6। फिर है आपका 68, ये हो गया रैंक 7। उसके बाद है 57, ये हो गया रैंक 8। फिर है 52, ये हो गया रैंक 9 और 37, ये रैंक 10। तो रैंक असाइन करने के बाद अब मुझे निकालना है यहाँ पे डिफरेंसेस इन रैंक, यानी D इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। R1 minus R2, 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 4 is minus 2, 3 minus 1, 2, 4 minus 6, minus 2, 5 minus 7, minus 2, 6 minus 3, 3, 7 minus 9, minus 2, 8 minus 5, 3, 9 minus 10, minus 1, 10 minus 8, 2। उसके बाद हमको निकालना है D स्क्वायर, यानी ये 1, 4, 4, 4, 4, 9, 4, 9, 1 एंड 4। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आप रैंक कोरिलेशन निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू, या लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यही फॉर्मूला है, यानी हमको यहाँ क्या चाहिए, डी स्क्वायर का सम टोटल, यानी जितना भी डी स्क्वायर का वैल्यूज है सभी को हम ऐड ऑन करेंगे। तो सभी को ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, फॉर्मूला हम पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 44 डिवाइडेड बाई n क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, कितना पेयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी ये हो गया आपका 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 44 करेंगे तो कितना होगा 264 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 1 इज 99, ये हो गया 1 माइनस 264 बाई 990, 264 डिवाइडेड बाई 990। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.266 266 और 1 में से 0.266 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.734, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होगा आपका 0.734। ठीक है ना, यानी RS इज इक्वल्स टू 0.734। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीडियन इज इक्वल्स टू 27 एंड मोड इज इक्वल्स टू 26। दिया हुआ है आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है आपका 0 से 10, 10 से 20, अगेन 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी इसका नहीं है, इसका है 12, 20, इसका दिया हुआ है कुछ नहीं, और 3।
ठीक है, क्या निकालने को कहा है हमको? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दिया है मीडियन और मोड। यानी मीडियन अगर मेरा दिया हुआ है 27 और मोड अगर मेरा दिया हुआ है 26, यानी इससे सबसे पहले हमको क्या पता चलता है कि मेरा मीडियन क्लास क्या होगा? मीडियन क्लास हो जाएगा मेरा 27 है तो ये हो जाएगा 20 से 30 और मोड दिया है 26, यानी मॉडल क्लास क्या हो जाएगा मेरा? 20 से 30 अगेन। ठीक है ना? चल, अब दोनों में से किसको लेके स्टार्ट किया जाए? तो आप मोड को लेके स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि मोड मेरा ये जो मिडिल वाला वैल्यू है इसके लिए मेरे पास बस एक ही अननोन फिगर है जो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मीडियन लेके चलेंगे तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? L1 प्लस एम माइनस सी बाई एफ इंटू आई, जहाँ पे m क्या होता है आपका? n/2 और n होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे फिर अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मान लेते हैं ये a है और b है, तो आपके पास दो अननोन वेरिएबल हो जाएगा। वही अगर हम मोड निकालें तो फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, जहाँ ये जो मेरा मॉडल क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी होता है मेरा F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो मोड के केस में सिर्फ एक ही मेरा अननोन फिगर रहेगा जो हम निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विद मोड। तो ये यहाँ लिखे हम मॉडल क्लास है आपका 20 से 30, तो मोड का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 minus F0 minus F2 into I, which is equals to L1 यानी lower limit of model class 20 plus F1 यानी frequency of model class यानी 20 minus F0 यानी frequency of class preceding the model class minus A divided by 2F1 यानी 2 into 20 is 40 minus again A minus F2, F2 कितना है आपका? 12 into I, width क्या है क्लास का? 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। मोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में? तो हमारे क्वेश्चन में दिया है मोड इज 26, तो 26 यानी इसको अगर हम इधर ले गए तो ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 20 माइनस ए डिवाइडेड बाई 40 माइनस 12 इज 28, 28 माइनस ए इंटू 10, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 6 इंटू 28 माइनस ए इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20 माइनस ए। 6 इंटू 28 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 168 माइनस 6a इज इक्वल्स टू 200 माइनस 10a। ठीक है, 10 को उधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 10a माइनस 6a इज इक्वल्स टू 200 माइनस 168, 4a इज इक्वल्स टू 200 माइनस 168 कितना हो जाएगा आपका? 32। a इज इक्वल्स टू 32 बाई 4 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, यानी a का वैल्यू आ गया 8, a का वैल्यू हो गया मेरा 8। ठीक, अब चलिए मीडियन के लिए क्या चाहिए हमको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, जहां हमको पता चल गया है कि ए की जगह पे यहाँ क्या होना चाहिए? 8। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो गया 3, 11, 31, 43, ये हो गया 43 प्लस बी। ठीक है, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया? एन हो गया मेरा 43 प्लस बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है? L1 प्लस m माइनस सी बाई एफ इंटू आई। L1 क्या होता है आपका? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल, सॉरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या था मेरा? 20 से 30, यानी 20 प्लस m होता है आपका n/2। n कितना लिखे थे अभी हम तुरंत? n लिखे थे हम 43 प्लस b, यानी यहाँ हो गया 43 प्लस b बाई 2 माइनस c। c क्या होता है आपका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास में 20 से 30 है तो इसके जस्ट ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 11 माइनस 11 होल डिवाइडेड बाई एफ। एफ क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी 20 बाई 20 इंटू आई यानी विड्थ यानी 10, और मीडियन कितना दिया है आपके क्वेश्चन में? 27। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 43 प्लस b माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2 बाई 20 इंटू 10, कैंसिल आउट किए, ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू 43 माइनस 22,
21 plus b divided by 4. 7 fours is 28 is equals to 21 plus b. b is equals to 28 minus 21 is equals to 7. Therefore, a कितना आया मेरा 8 और b कितना आया 7. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो है आपका फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स एंड शो दैट इट सैटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट. दिया हुआ है आपको कमोडिटी, यहाँ पे ये कम्युनिटी नहीं होगा, ये होगा कमोडिटी. ठीक है, चलिए 2 ईयर का प्राइस दिया हुआ है आपको, बेस ईयर एज वेल एज करेंट ईयर. चलिए इसको नोट डाउन करते हैं. यहाँ है आपका सबसे पहले कमोडिटी. कमोडिटी हो गया आपका ए बी सी डी एंड ई. साथ ही साथ दिया हुआ है आपको बेस ईयर जो है आपका 2014 का प्राइस एंड क्वांटिटी. तो प्राइस एंड क्वांटिटी जो बेस ईयर का होता है उसको हम लेते हैं P0 एंड Q0. ये हो गया P0 और Q0. और 2015 जो करंट ईयर है उसको हम लेते हैं P1 और Q1. P1 एंड Q1 इसको नोट डाउन कर लेते हैं. तो ये हो गया आपका 4 6 10 3 5 10 8 5 12 7. 2015 का दिया हुआ है 5 7 12 4 5 12 10 4 15 एंड 8. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फिशर्स आइडियल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका P01 is equals to root under sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 into sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 into 100. ठीक है, यानी हमको क्या क्या निकालना है P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1. आइए कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे P0 Q0 then P1 Q0 then P1 Q1 then P0 Q1. चलिए तो P0 Q0 यानी 4 into 10 40 8 6 are 48 10 5 are 50 12 3s are 36 7 5s are 35. Similarly P1 Q0 10 5s are 50 8 7s are 56 12 5s are 60 12 4s are 48 7 5s are 35. P1 Q1 15 into 12 5 into 12 60 7 into 10 70 12 into 4 48 4 into 15 60 and 8 into 5 40. Last P0 into Q1 यानी 12 into 4 4 into 12 is 48 10 into 6 60 4 into 10 40 15 into 3 45 8 5s are 40. हमको चाहिए सभी का सिग्मा, सभी को ऐड ऑन करेंगे. ये हो जाएगा आपका 209, ये हो जाएगा आपका 249, ये होगा आपका 278 और P0 Q1 हो जाएगा 233. फॉर्मूला में पुट करेंगे रूट अंडर P1 Q0 है आपका 249 डिवाइडेड बाय P0 Q0 209 into P1 Q1 278 divided by P0 Q1 वो है आपका 233 into 100. ठीक है, इन सभी को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, जब हम 249 को 209 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.1913 इंटू, जब हम 278 को डिवाइड करेंगे 233 से तो ये भी आ रहा है मेरा 1.1931, यानी कि दोनों मेरा सेम है. तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा मेरा ये 1.1913 इंटू 100. ठीक है ना, यानी ये हो गया 119.13. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि शो दैट इट सैटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट. टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सैटिस्फाई होता है? तब सैटिस्फाई होता है जब P01
इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। ये 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऑलरेडी क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, P01। तो P10 क्या हो जाएगा, P10 हो जाएगा आपका रूट अंडर सिग्मा P0 इंटू Q1, यानी यहाँ पे जो जो लिखे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट। यहाँ P1 Q0 है, ये हो जाएगा P0 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q1 है, ये हो जाएगा P1 Q1 इंटू यहाँ P1 Q1 है, ये हो जाएगा सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा यहाँ P0 Q1 है, यहाँ हो जाएगा P1 Q0, ठीक है। चलिए अब सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं खाली। ये हो गया आपका रूट अंडर P0 Q1 कितना था, P0 Q1 था आपका 2833 डिवाइडेड बाय P1 Q1 क्या होता है, P1 Q1 कितना था आपका 278 इंटू P0 Q0 कितना था 209 और P1 Q0 कितना था P1 Q0 249, ठीक है। चलिए तो हम ऐसे लिखते हैं LHS क्या था मेरा P01 इंटू P10, पूरा को एक साथ रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, यानी जो हम यहाँ लिखे थे 249 बाई 209 249 बाई 209 इंटू 278 डिवाइडेड बाई 233 इंटू P10 क्या क्या है 233 बाई 278 इंटू 209 बाई 249, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 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 बचा क्या अंडर रूट 1 विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, यानी P01 इंटू P10 1 आ गया, therefore it satisfies time reversal test, therefore time reversal test is satisfied, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है अ बॉल कंटेन्स 15 बॉल्स नंबरिंग फ्रॉम 1 to 15, यानी सैंपल स्पेस क्या हो गया मेरा S is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी NS is equals to 15, यही हो गया। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम इज अ बॉल विद नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो यहाँ पे हम दो इवेंट का बात कर रहे हैं, क्या क्या, एक तो ये 3 का मल्टीपल हो या फिर ये 5 का मल्टीपल हो। तो लेट A be an event of getting a ball which is a multiple of 3, साथ ही साथ let B be an event of getting a ball which is a multiple of 5, ठीक है। चलिए अब A में क्या क्या आ सकता है मेरा मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होगा 3 6 9 12 15, यानी ये हो गया आपका 3 6 9 12 15, यानी NA हो गया कितना 5। B क्या क्या हो सकता है आपका विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 10 15, यानी NB कितना हो गया मेरा 3, ठीक है। चलिए क्या मेरा A एंड B दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है, यानी A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल्स टू 15, NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। चलिए अब हमको निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब एक एक करके हम तीनों प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा NA डिवाइडेड बाई NS, NA कितना है 5 बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज इक्वल्स टू NB
divided by ns which is equals to nb कितना था आपका 3 यानी 3 by 15 which is equals to 1 by 5. फिर हम निकालेंगे probability of A intersection B which is equals to NA intersection B divided by NS which is equals to 1 by 15. Now, according to formula क्या है? So, therefore, since probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B which is equals to probability of A कितना आया? 1 by 3 plus 1 by 5 minus 5 minus 1 by 15. LCM में यहाँ पे 15 ये हो जाएगा आपका 5 plus 3 minus 1 यानी 7 by 15. 7 by 15. ठीक है ना? यानी कि the probability that a ball selected at random is a ball with a number which is a multiple of 3 or 5 is 7 by 15. ये हमारा आंसर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? डिफाइन टाइम सीरीज एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज जो आपने लिख लिया होगा. तो उम्मीद करते हैं सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. चलिए ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.